हेलो एवरीवन। और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एग्जाम स्पेशल सीरीज में, खासकर उन सभी फ्यूचर एजुकेटर्स का जो पूरे जोश के साथ केबीएस टीजीटी स्पेशल एजुकेटर टायर 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप केबीएस का सिलेबस उठाकर देखेंगे तो एक टॉपिक ऐसा है जहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं, और वो है असेसमेंट। अब आप सोचेंगे कि ये असेसमेंट आखिर है क्या, और इस एग्जाम के लिए इसे समझना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो चलिए एक बहुत ही सिंपल सी रियल लाइफ सिचुएशन से इसको समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी तबीयत खराब है और आप डॉक्टर के पास गए। तो आपको क्या लगता है कि डॉक्टर आपको देखते ही बिना कुछ पूछे कोई भी दवाई पकड़ा देगा? बिल्कुल नहीं, राइट। तो सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि दिक्कत क्या है, फिर वो आपके चेकअप करेगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाएगा। जब टेस्ट की रिपोर्ट आएगी तो डॉक्टर उसे ध्यान से पढ़ेगा और तब जाकर तय करेगा कि आपको कौन सी दवाई देनी है। दोस्तों, बिल्कुल सही, यही सेम काम एक स्पेशल एजुकेटर का भी होता है। और केवीएस एग्जामिनर भी यही चेक करना चाहता है कि आप इस प्रोसेस को कितने अच्छे से समझते हैं। एक बच्चे को पढ़ाना शुरू करने से पहले हमें उसकी ज़रूरतों को समझना होता है। इसी प्रोसेस को आज की हम इस क्लास में हम डिकोड करने वाले हैं। हमारी स्क्रीन पर आप जो ये पहली स्लाइड देख रहे हैं, ये हमारे आज के पूरे टॉपिक का मास्टर प्लान है कि हम क्या क्या कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटी, यानी बच्चे की डिसेबिलिटी या उसके सामने आ रहे चैलेंजेस का सही तरीके से पता लगाना। नेक्स्ट है एरिया ऑफ असेसमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ असेसमेंट मतलब डॉक्टर वाली बात याद है। हमें किस चीज का चेकअप करना है? क्या बच्चे को पढ़ने लिखने में दिक्कत है, चलने फिरने में दिक्कत है, मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम है, या दोस्तों से बात करने में, या उसकी मतलब सोशल स्किल्स में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम देखेंगे असेसमेंट टूल्स। अब जैसे डॉक्टर के पास थर्मामीटर होता है, वैसे ही हमारे पास कौन से टूल्स या टेस्ट हैं जिसका इस्तेमाल करके हम बच्चों का सही असेसमेंट कर सकते हैं। केबीएस एग्जाम के इन टूल्स के नाम अक्सर पूछे जाते हैं। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो है, इंटरप्रिटेशन ऑफ असेसमेंट डेटा फॉर प्लानिंग। ठीक है, यानी जो भी डेटा या रिजल्ट हमें टेस्ट के द्वारा मिलता है उसको समझना और उसके आधार पर बच्चे के लिए एक बढ़िया सा टीचिंग प्लान तैयार करना, यानी कि आईईपी तैयार करना। तो दोस्तों, ये शॉर्ट नोट्स की कॉन्सेप्ट आपके केबीएस टीजीटी टायर 2 एग्जाम के लिए एकदम संजीवनी बूटी का काम करने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस असेसमेंट के सफर के लिए? चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं ये टॉपिक। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो हमारा इंडेक्स है। आप इसे आज की क्लास का मेन्यू कार्ड भी बोल सकते हैं। किसको? इंडेक्स को। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर 1 पर देखेंगे श्रवण बाधिता, यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट। सोचिए, आप क्लास में पूरी एनर्जी के साथ पढ़ा रहे हैं, लेकिन लास्ट बेंच पर बैठा एक बच्चा आपकी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। वो आपको इग्नोर नहीं कर रहा है दोस्तों, शायद उसे आपकी आवाज साफ सुनाई ही नहीं दे रही है। इस सेक्शन में हम समझेंगे कि स्पेशल एजुकेटर के तौर पर हम हियरिंग इम्पेयरमेंट का असेसमेंट कैसे करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है, विजुअल इम्पेयरमेंट। ठीक है, यानी कि दृष्टि बाधिता। अब मान लीजिए एक बच्चा है जो ब्लैक बोर्ड से नोट कॉपी करते टाइम बार बार अपनी आंखें सिकोड़ता है या अपने बगल वाले दोस्त की कॉपी में झांकता है। ये इशारा हो सकता है विजुअल इम्पेयरमेंट का। तो उसके लिए कौन से टूल्स और टेस्ट का यूज करते हैं वो हम इस पार्ट में डिकोड करेंगे। तीसरा जो है बौद्धिक अक्षमता, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इसके बगल में जो ये पजल दिख रहा है आप सभी को, ठीक है, ये पजल का आइकन है ना, ये बहुत कुछ कहना चाहता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का असेसमेंट किसी पजल को सॉल्व करने जैसा है। बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है, उसकी डेली लाइफ की स्किल्स कैसी हैं, उसे चीजें समझने में कहाँ में मतलब जो चीजें हैं उसे समझने में कहाँ पर दिक्कत आ रही है। इन सभी पजल के टुकड़ों को जोड़कर हम उसका सही असेसमेंट करना सीखेंगे। तो दोस्तों, ये तीनों ही टॉपिक्स केबीएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है। तो आप अपनी कॉपी और पेन रेडी रखिए, क्योंकि हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं श्रवण बाधिता के असेसमेंट।
तो दोस्तों आ गए हैं हम सबसे पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। टॉपिक जो है हमारा वो है श्रवण बाधिता या हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, तो स्लाइड में जो सबसे पहला आपको क्लाउड दिख रहा होगा, ये बादल दिख रहे हैं आप सभी को। ठीक है, उसे ध्यान से देखिए, इसमें इसकी सबसे सिंपल डेफिनेशन लिखी है, ध्वनि सुनने में आंशिक या पूर्ण रूप से कठिनाई। ठीक है, अब आंशिक और पूर्ण रूप से कठिनाई का मतलब क्या है, सबसे पहले आंशिक का मतलब समझ लेते हैं। आंशिक का मतलब है शायद बच्चे को शोर शराबे वाले क्लास में सुनने में दिक्कत हो, और पूर्ण का मतलब होता है, कंप्लीट का मतलब होता है जब आवाज बिल्कुल भी सुनाई ना दे। राइट साइड में जो कान का डायग्राम आप सभी को दिख रहा है, ठीक है, ये जो कान का डायग्राम है, इसमें ये हमें बताता है कि आवाज बाहर से अंदर की तरफ कैसे जाती है। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो पिन्ना है हमारा ये, ठीक है, पिन्ना क्या करता है, एकॉस्टिक एनर्जी को यानी कि बाहरी वातावरण की आवाज को कलेक्ट करता है और फिर ईयर कैनाल के थ्रू क्या करता है, कान के पर्दे तक भेजता है। कान के पर्दे पर जब प्रेशर के साथ हवा का दबाव लगता है तो वो पर्दा हिलने लगता है, और पर्दे से क्या होता है, उसमें कान की 3 छोटी हड्डियां जुड़ी होती हैं जो हलचल करने लगती हैं। ठीक है, सुनने का एक प्रोसेस है, मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस पड़ी हैं तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कान का डायग्राम है ये हमें क्या बताता है कि बाहर से आवाज अंदर तक कैसे जाती है। अगर इस रास्ते में कहीं भी कोई रुकावट या डैमेज हो तो बच्चे को सुनने में परेशानी होगी। अब केबीएस एग्जामिनर का फेवरेट सवाल यहाँ से बनता है कि असेसमेंट का सबसे पहला स्टेप क्या है। क्या सीधा मशीन लगाकर बच्चे का टेस्ट कर ले? बिल्कुल नहीं। एक अच्छे स्पेशल एजुकेटर का सबसे पहला जो जासूस है, डिटेक्टिव बोल सकते हैं, बनना पड़ता है। और जासूस क्या करता है, वो सुराग ढूंढता है। यही सुराग हमें किस में मिलता है, केस हिस्ट्री में मिलता है। ठीक है, अब जो केस हिस्ट्री है इसमें 3 पॉइंट्स हैं, तो इन तीनों पॉइंट्स को हम रियल लाइफ से जोड़कर समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है, गर्भकालीन या फिर हम बोल सकते हैं जन्मोपरांत जानकारी। ठीक है, गर्भकालीन, वर्षोकालीन और जन्मोपरांत जानकारी, ये 3 नाम है इसके, एक ही चीज है। ठीक है, प्रीनेटल, पेरीनेटल और पोस्ट नेटल, इसमें 3 चीजें हैं। ठीक है, प्रीनेटल जो होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, पेरीनेटल जो होता है जन्म के समय, और पोस्ट नेटल जो होता है जन्म के बाद। तो हमें माता पिता से पूछना होता है कि जब बच्चा जन्म लेने वाला था तब कोई दिक्कत तो नहीं थी, या प्रेगनेंसी के टाइम माँ को कोई इन्फेक्शन जैसे रूबेला हुआ था या फिर कोई अदर इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था, क्या जन्म के समय बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हुई थी, या बच्चा देर से रोया था, या जन्म के बाद बच्चे को बहुत तेज पीलिया या फिर दिमागी बुखार हुआ था। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें जो है वो बच्चे की सुनने की क्षमता पर बहुत ज्यादा असर डालती हैं। अब नंबर 2 पर आप देख सकते हैं, परिवार में बहरेपन का इतिहास। ये भी जो केस हिस्ट्री है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसा हम कहते हैं ना कि अरे इस बच्चे की आंखें तो बिल्कुल इसकी मम्मी जैसी हैं, बिल्कुल वैसी ही डिसेबिलिटी भी एक जेनेटिक हो सकती है। हमें ये जानना बहुत जरूरी है क्या परिवार में दादा दादी, नाना नानी या किसी और को सुनने में कोई समस्या है। तीसरा, फिर आ जाइए तीसरे पे, इसमें है कान के संक्रमण या चोट, ईयर इन्फेक्शन और इंजरीज। तो बचपन में खेलते खेलते बहुत बार क्या होता है, कान पर जोर से बॉल लग जाए या कोई चीज लग जाए, जिससे क्या होता है, कान में बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, और ये भी कान के पर्दे को डैमेज कर सकते हैं। कई बार बहुत तेज बुखार या पटाखे की आवाज भी कान के पर्दे पर बुरा असर डालती। तो केबीएस के फ्यूचर टीचर्स, क्लियर है ये बात? जब हम ये केस हिस्ट्री अच्छे से लेते हैं तभी हमें समझ में आता है कि बच्चे की सुनने में आ रही दिक्कत जो है, उस दिक्कत का रूट कॉजेज यानी असली जड़ क्या है। इसके बाद ही हम सही असेसमेंट टूल चुन सकते हैं। तो आप सभी को ये टॉपिक आप सभी का क्लियर हो गया? अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों केस हिस्ट्री के सुराग इकट्ठा करने के बाद अब बारी आती है असली एक्शन की, यानी यहाँ पर हम देखेंगे मूल्यांकन विधियां यानी कि असेसमेंट टूल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम देखेंगे।
तो इसे एक बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि कहीं पर मतलब कोई एक रोड है जहाँ पर पुलिस क्या कर रही है, नाकाबंदी करके हर गाड़ी वालों का अल्कोहल टेस्ट कर रही है, ठीक है। और जो वो टेस्ट कर रही है उसको हम बोल सकते हैं स्क्रीनिंग, ठीक है। इसका काम क्या होता है स्क्रीनिंग का, सिर्फ इतना पता लगाना होता है कि कोई गड़बड़ है या नहीं, ठीक है। एक बार कोई पकड़ा गया तो फिर उसका ब्लड टेस्ट होता है ये जानने के लिए कितनी गड़बड़ है। ये हमारा क्या होता है नैदानिक यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। ये जैसे घर पे कोई बीमार हो जाता है तो हम क्या करते हैं, किसी को बुखार आ जाए तो हम उसका हाथ पकड़ के चेक करते हैं इसको बुखार है, ठीक है। तो वो होगा स्क्रीनिंग, उसको बोलेंगे। उसके बाद अगर हम और हमें देखना है उसको कि कितना बुखार है तो हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, वो थर्मामीटर के द्वारा चेक करता है, ब्लड टेस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद जो रिपोर्ट आती है उसको हम बोल सकते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। उसमें पता चल जाता है कि कितना ज्यादा बुखार है, कितनी गड़बड़ है, ठीक है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं स्क्रीनिंग की। ये बहुत जल्दी होने वाले टेस्ट हैं, यहाँ पर हम देखेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट की। तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो क्या है, बहुत जल्दी कर सकते हैं हम उसको। ये विस्पर टेस्ट कहलाता है। विस्पर टेस्ट जो होता है ये क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। हमने इसमें क्या देखा, हम बच्चे को थोड़ा पीछे खड़े होकर उसके पास क्या करते हैं, विस्परिंग का मतलब क्या होता है, फुसफुसाहट, ठीक है। तो हम उसके पीछे खड़े होकर फुसफुसाते हैं और ये देखते हैं कि वो सुन पा रहा है या नहीं। एकदम सिंपल क्लासरूम टूल है। दूसरा दूसरा जो है ट्यूनिंग फॉक टेस्ट। तो इसके चार टाइप होते हैं। ये आप इसकी वीडियो जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, रिने, वेवर, ठीक है, स्कोबैक, इस तरीके के टेस्ट हैं। तो जो ट्यूनिंग फॉक टेस्ट है अगर हम इसकी बात करें तो ये आप देख रहे हैं, ये इंस्ट्रूमेंट होता है कुछ इस प्रकार का, ठीक है। इसका ये क्या होता है, ये प्रोंग्स होता है, ठीक है। और ये इसका बेस होता है। जब भी हमें इस टेस्ट को करना होता है तो हम बेस को पकड़ते हैं और फिर प्रोंग्स को किसी चीज में टकराते हैं, वो वाइब्रेट करने लगता है। तो फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा पिन्ना होता है या कान के पीछे जो मस्टॉइड बोन होती है उन दोनों पर रखते हैं, जो भी हमें चेक करना होता है उस पर हम क्या करते हैं, रखते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उससे हम पता लगा लेते हैं कि उसमें कौन सा लॉस है, सेंसरी न्यूरल है, कंडक्टिव है या मिक्स्ड हियरिंग लॉस है, ठीक है। इस तरीके से हम इसका पता लगा सकते हैं। एग्जाम के लिए इसके दो नाम मतलब आप याद कर सकते हैं, रिने और वेवर टेस्ट। के बेस में सीधा पूछा जाता है कि रिने और वेवर टेस्ट किस डिसेबिलिटी से जुड़े हुए हैं, तो आप बता सकते हैं कि हियरिंग डिसेबिलिटी से। फिर है नवजात श्रवण स्क्रीनिंग, यानी बच्चा पैदा होते ही उसका जो हियरिंग टेस्ट करना, ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो अर्ली इंटरवेंशन किया जा सके। अब आते हैं नैदानिक वाले उस पोर्शन पे, ठीक है। तो नैदानिक वाला जो पोर्शन है, जब स्क्रीनिंग में लगता है कि बच्चे को सुनने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, हमें ये पता चल गया कि बच्चे को सुनने में दिक्कत है, तब हम ये डिटेल में मतलब हमें ये नहीं पता होता कि कौन से टाइप का है, कौन सी डिग्री का हियरिंग लॉस है, ठीक है। और उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले है पीटीए यानी कि प्योर टोन ऑडियोमेट्री। ये आपने शायद फिल्मों में या असल में देखा हो, एक साउंड प्रूफ रूम में बिठाकर कान में हेडफोन लगा देते हैं, फिर अलग अलग फ्रीक्वेंसी की टोन देते हैं, और उसके बाद सुनते ही अगर वो बच्चा हाथ उठाता है या कोई एक वो होता है अगर बटन दबाता है, ठीक है, तो उससे पता चल जाता है कि बच्चे की सुनने की दिक्कत जो है वो कितनी है। तो इसमें प्योर टोन ऑडियोमेट्री मतलब ऑडियोमीटर के थ्रू हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। फिर दूसरा है स्पीच ऑडियोमेट्री, ठीक है। स्पीच ऑडियोमेट्री में क्या करते हैं, सिर्फ बीप की आवाज मतलब या टोन हम बोल सकते हैं, सुनना काफी नहीं होता है। इसमें क्या बच्चा बोले गए शब्दों को सुनकर समझ पा रहा है। तो इसमें दो लेवल होते हैं, अवेयरनेस और दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंशन लेवल। अवेयरनेस लेवल पे जैसे कि उसे आवाज दी जाती है, ठीक है, कोई शब्द बोला गया और बच्चे ने हाथ उठाया, तो इसका मतलब ये है कि बच्चा साउंड को समझ पा रहा है। लेकिन इसमें दूसरा लेवल है आइडेंटिफिकेशन लेवल। जब टेस्ट जो करता है, जैसे जो क्लिनिशियन होता है वो टेस्ट करता है, वो आवाज देता है, बच्चा क्या करता है, सुन के उस आवाज को रिपीट करता है, तो इसका मतलब होता है कि वो उसमें अवेयरनेस और आइडेंटिफिकेशन दोनों लेवल हैं, ठीक है। तो ये दो लेवल पर किया जाता है। फिर आता है टिम्पैनोमेट्री यानी कि मध्य कान।
ये हमारे मध्य कान और कान के पर्दे का टेस्ट है कि पर्दा ठीक से हिल रहा है या नहीं हिल रहा है। फिर है ओएई, ये भीतरी कान का होता है यानी कि इनर ईयर या कॉक्लिया का टेस्ट है। फिर है एवीआर, एवीआर जो है ये हमारे ब्रेन से जुड़ी श्रवण तंत्रिका जो ऑडिटरी नर्व है उसका टेस्ट होता है। दोस्तों केबीएस एग्जाम के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक याद कर सकते हैं आप। टिप्नोमेंट्री मतलब मध्य कान, ओएई मतलब भीतरी कान और एबीआर का मतलब क्या होता है, ऑडिटरी नर्व यानी कि श्रवण तंत्रिका। तो आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट के असेसमेंट टूल्स यहाँ से कंप्लीट समझ में आ रहे हैं ना। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं आज की क्लास के सबसे वीआईपी टॉपिक पर। अगर आप केबीएस टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो ये है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हियरिंग लॉस। ठीक है, यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ हियरिंग लेवल का हम डेसिबल वाला पार्ट देखेंगे, डेसिबल वाला या डीबी लेवल जो है उसको देखेंगे। तो अब असेसमेंट तो हमने कर लिया, लेकिन उसके बाद ज़रूरी है पीटीए, प्योर टोन ऑडियोमेट्री। ठीक है, मशीन ने हमें रिपोर्ट भी दे दी, लेकिन उस रिपोर्ट में जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम कैसे पढ़ेंगे। वो नंबर्स जो होते हैं वो डेसिबल में यानी कि डीबी में मापे जाते हैं। तो सिंपल भाषा में समझे तो हम वजन या किलोग्राम में नापते हैं, वैसे ही आवाज़ के वॉल्यूम को भी हम क्या करते हैं, डीबी में मापते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस छोटे से बॉक्स को देखिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है 0 से 25 डेसिबल जो है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, नॉर्मल में आता है। ठीक है, अब 0 से 25 डीबी की जो कैटेगरी है, जैसे हवा से पत्तों की सरसराहट, एकदम कान में फुसफुसाने वाली आवाज जो होती है, वो व्यक्ति क्या करता है, आसानी से उसको सुन लेता है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा कर पाता है तो उसकी हियरिंग जो है वो नॉर्मल है। लेकिन असली कहानी शुरू होती है उसके बाद। अब ये जो सीढ़ी है, इस सीढ़ी को आप सभी देख रहे हैं। ठीक है, ये आपको एक सीढ़ी लैडर यहाँ पर दिख रही है। इसको ध्यान से देखिए, जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, डीवी का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा, तो सुनने में दिक्कत भी उतनी ज्यादा सीरियस होती जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे माइल्ड की। ठीक है, 26 से 40 डीबी। इसमें बहुत से बच्चों को, इसमें जो बच्चे होते हैं उनको बहुत हल्की आवाजें सुनने में दिक्कत होती है। मान लीजिए क्लासरूम में टीचर थोड़ा धीरे बोल रहा है या पीछे से कोई दोस्त फुसफुसा रहा है, तो बच्चा वो आवाज मिस कर जाएगा, मतलब वो जो आवाज है वो बच्चे को सुनाई नहीं देगी। फिर है मध्यम यानी कि मॉडरेट, 41 से 55, 41 से 55 डीबी के बीच। ठीक है, इस लेवल पर क्या होता है, इसमें यहाँ पर नॉर्मल बातचीत सुनने में भी परेशानी होने लगती है। ऐसे बच्चे को अगर आप दूर से आवाज देंगे तो वो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, उन्हें क्लास में फर्स्ट या सेकंड बेंच पर बिठाना जरूरी हो जाता है। फिर आता है 56 से 70, इसको मॉडरेटली सीवियर कर लेंगे आप सभी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मॉडरेटली सीवियर। ठीक है, इसमें गलती से ऐसा हो गया, 56 से 70 सीवियर हो गया। ठीक है, तो मॉडरेटली सीवियर जो है, इस लेवल का बच्चा बिना हियरिंग एड के आपकी बात समझ ही नहीं पाएगा, उसे सिर्फ बहुत तेज आवाजें जैसे पास से गुजरते ट्रैफिक का शोर सुनाई दे सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 71 से 90 डिग्री, ये है सीवियर। ठीक है, ये प्रोफाउंड नहीं है, ये कौन सी डिग्री है, ये है सीवियर की डिग्री। ठीक है, ये क्लियर है, ये चीज आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीवियर है इस लेवल पर बच्चा क्या होता है, इसको हियरिंग एड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर जो सीवियर है उसमें यहाँ पर समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इन्हें ड्रिलिंग मशीन या किसी भारी मोटर जैसे बहुत तेज वाइब्रेशन वाली आवाजें ही फील होती हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर आता है प्रोफाउंड लेवल, 91 प्लस जो डीबी है, यहाँ समस्या क्या होती है, सबसे ज्यादा टॉप पर होती है। ठीक है, इसमें 91 डेसिबल या उससे ज्यादा तेज आवाज, जैसे आपके पास बिल्कुल मतलब कोई हवाई जहाज जा रहा है या बहुत तेज बॉम्ब की आवाज या फिर डीजे की एकदम बहुत ज्यादा लाउड आवाज, सिर्फ वही बच्चों तक पहुंच पाती है। तो केबीएस एग्जाम के लिए मेरी एक शॉर्टकट ट्रिप याद रखिएगा दोस्तों,
इस रेंजेस को बिल्कुल ऐसे ही अपने दिमाग में छाप लीजिए। एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए सीधा पूछेगा कि 41 से 55 डीबी किस कैटेगरी में आता है, तो आपको तुरंत टिक करना होगा मॉडरेट पर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन वो आपसे कर सकते हैं, आपको फंसना नहीं है, बस ये ट्रिक याद रखनी है, आपको अपने आप चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, हियरिंग एम्पेयरमेंट को पूरी तरह डिकोड करने के बाद अब हम अपने इंडेक्स के दूसरे सबसे बड़े टॉपिक पर आते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है दृष्टि बाधिता यानी कि विजुअल इम्पेयरमेंट, जिसको बोलते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट। अक्सर जब हम दृष्टि बाधिता शब्द सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जिस भी बच्चे को चश्मा लगा है वो इसी कैटेगरी में आएगा, लेकिन केवीएस के भावी शिक्षकों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बॉक्स में आप ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इसमें एक लाइन है, वो स्थिति जहाँ दृष्टि सामान्य चश्मे या उपचार से पूर्णतः ठीक नहीं हो पाती है। ठीक है, यानी अगर मुझे चश्मा लगा और चश्मा पहनने के बाद मुझे सब एकदम 6/6 दिखाई दे रहा है, तो मैं दृष्टि बाधित नहीं हूँ। यानी विजुअल इम्पेयरमेंट तब माना जाता है जब सबसे बेस्ट मतलब चश्मा लगाने या मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी देखने में परेशानी होती है। अब आते हैं इसके असेसमेंट की बात करते हैं। अब हम, जैसे हमने कान वाले केस में किया था, यहाँ भी हमने सबसे पहले एक जासूस बनकर बच्चे की केस हिस्ट्री निकाली थी। ठीक है, इसी क्लिपबोर्ड की चेकलिस्ट को यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो चेकलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए। समस्या की शुरुआत और प्रगति। ठीक है, समस्या की शुरुआत और प्रगति, ऑनसेट एंड प्रोग्रेशन। हमें पेरेंट्स से पूछना होता है कि बच्चे को देखने में दिक्कत कब हुई। क्या जन्म से ही बच्चा ऐसा था, या फिर किसी एक्सीडेंट के बाद मतलब उसका जो विजन था वो चला गया, या फिर धीरे धीरे कम हो रहा है। इससे हमें पता चलता है कि बीमारी किस तरह की है। दूसरा है पारिवारिक इतिहास यानी कि फैमिली हिस्ट्री। ग्लूकोमा या मोतियाबिंद जैसी कई आंखों की बीमारियां जो होती हैं वो जेनेटिक होती हैं। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि परिवार में पहले किसी को ये समस्या रही है या नहीं रही है। फिर तीसरा है मधुमेह या अन्य रोग, डिजीज और अदर डिजीज। इस पॉइंट को मैंने थोड़ा हाईलाइट यहाँ पर किया है, मधुमेह को। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि ब्लड शुगर लेवल का सीधा असर जो है वो आंखों की रेटिना पर पड़ता है, जिसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी भी कहते हैं। कई बार बच्चों में कुपोषण या विटामिन ए की भारी कमी की वजह से क्या होता है, विजन का जो लॉस का कारण होता है वो बन जाता है। ठीक है, तो असेसमेंट का सबसे पहला कदम यही है कि इस क्लिप बोर्ड को, जो ये क्लिप बोर्ड दिख रहा है, अच्छे से भरें ताकि हमें समस्या की जड़ का पता मतलब यहाँ पर पता लग सके। तो यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और अगर टॉपिक समझ में आ रहा है तो प्लीज दबा के लाइक कीजिए। तो दोस्तों, केस हिस्ट्री लेने के बाद अब हमें बच्चे की आंखों का एक्चुअल टेस्ट करना है। हमारी इस स्लाइड का नाम है जांच के तरीके या फिर टेस्ट मेथड, या फिर इसको टेस्ट की विधि भी, परीक्षण की विधि भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे विजुअल एक्यूटी की, यानी कि दृष्टि तीक्ष्णता की। ठीक है, आप सभी, अब एक क्वेश्चन है कि आप सभी कभी ना कभी आंखों के डॉक्टर के पास गए होंगे। अक्सर हमारा सर दर्द होता है, आंखें दर्द होती हैं या रेड हो जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं ना। तो आप भी कभी ना कभी गए होंगे, तो वहाँ दीवार पर एक बोर्ड लगा होता है जिस पर बड़े से छोटे अक्षर लिखे होते हैं, राइट? जैसा ये स्नेलन बोर्ड आपको दिख रहा है, इस तरीके का कुछ लिखा होता है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेलन चार्ट बोलते हैं। ठीक है, वो चार्ट जो है हमारी दूर की दृष्टि चेक करने के लिए होता है, यानी बच्चा ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ कितना साफ पढ़ पा रहा है। आप और पास की नजर जो है, जैसे किताब पढ़ना चेक करने के लिए निकट दृष्टि परीक्षण जो है, नियर विजन टेस्ट किया जाता है। तो नंबर 2 पर आप देखेंगे दृश्य क्षेत्र यानी कि फील्ड। तो इसमें पेरीमेट्री मशीन या परिधीय दृष्टि। अब ये पेरीमेट्री मशीन और परिधीय दृश्य जो है वो क्या है,
तो सबसे पहले हम यहाँ पर विजुअल फील्ड जो है वो समझेंगे। अब इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझिए। आप अपने सामने देख रहे हैं, लेकिन तभी साइड से कोई गुजरता है तो आपको बिना मुड़े ही थोड़ा थोड़ा उस वो दिख जाता है, दिखता है ना ऐसा। इसे कहते हैं परिधीय दृष्टि। ठीक है, अगर किसी बच्चे का दृश्य क्षेत्र कम हो गया है तो उसे ऐसा लगेगा जैसे वो किसी पाइप के अंदर से देख रहा हो। उसे नापने के लिए जिस मशीन का यूज होता है उसे पैरामेट्री मशीन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्ट भी केबीएस में पूछे जा सकते हैं। तीसरे पे आता है रिफ्रैक्शन, यानी कि चश्मे का नंबर। ये एकदम सिंपल है। डॉक्टर आंखों के आगे अलग अलग लेंस लगाकर पूछता है ना, पूछता है कि आपको साफ दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। अब दिखाई दे रहा है, बस चश्मे का सही नंबर निकालने की इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। फिर आते हैं फंक्शनल, यानी कि दैनिक कार्यों में उपयोग। ठीक है, कार्यात्मक पे। तो फंक्शनल असेसमेंट जो है दोस्तों, एक स्पेशल एजुकेटर के लिए ये पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसे येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, कार्यात्मक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब नीचे इसका जो स्टिकी नोट है उस पर लिखा है फंक्शनल डेली लिविंग स्किल्स। ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट चाहे कुछ भी कहे, हमें ये देखना है कि बच्चा अपने बची हुई दृष्टि जो होती है उसका दैनिक कार्यों में उपयोग कैसे कर सकता है। क्या वो बिना टकराए क्लास में अपनी सीट तक आ जा पाता है, क्या वो अपने लंच बॉक्स को खुद खोल पाता है, क्या वो सीढ़ियों पर खुद चढ़ लेता है। यही डेली लाइफ की स्किल्स हमें बताती हैं कि बच्चे को असल में कितनी और कैसी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो क्या आपको विजुअल इम्पेयरमेंट की ये चारों टेस्ट मेथड क्लियर हो गए? अगर हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और नहीं हुए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, और प्लीज़ लाइक करिए। लाइक करने में इतनी कंजूसी क्यों करते हो आप लोग? मैं देखती हूँ आप वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते। तो दोस्तों, आँखों की सारे टेस्ट जो है वो तो हमने समझ लिए, लेकिन अब उस टेस्ट की रिपोर्ट को हम कैसे कैटेगराइज करेंगे? तो इसके लिए हमारी अगली स्लाइड देखिए, WHO का वर्गीकरण, यानी कि WHO क्लासिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से WHO का जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके से किया गया है। तो आपको यहाँ पर एक पिरामिड दिख रहा होगा, ठीक है, या फिर हम ट्रायंगल बोल सकते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है आप सभी को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, इसका जो बेस है नीचे से ऊपर की तरफ है ना, तो सबसे पहले हम देखेंगे नीचे की तरफ, यानी कि हल्की दृष्टिबाधिता या माइल्ड लेबल बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि बच्चे को देखने में थोड़ा बहुत दिक्कत है। जैसे मान लीजिए वो लास्ट बेंच पर बैठा है, उसे ब्लैक बोर्ड थोड़ा धुंधला दिख रहा है, लेकिन अगर वो आगे आ जाए तो काम चल जाएगा। तो ऐसी जो हानि होती है दृष्टिबाधिता की, उसको माइल्ड लेवल बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे, दूसरी सीढ़ी पे देखिए, मध्यम दृष्टि या मॉडरेट लेवल। तो मध्यम दृष्टि की बात करें तो उससे थोड़ा ऊपर चलेंगे तो आता है मध्यम दृष्टिबाधिता। यहाँ परेशानी क्या होती है, थोड़ी और बढ़ जाती है। इन बच्चों को नॉर्मल बुक्स पढ़ने में दिक्कत होती है, इसीलिए इन्हें बड़े अक्षरों वाली, मतलब जो लार्ज प्रिंट होती है बुक्स की, या मैगजीन ग्लास की, मतलब सॉरी, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होती है उसकी ज़रूरत यहाँ पर पड़ सकती है। फिर आता है नंबर 3। ठीक है, ये जो नंबर 3 है, गंभीर दृष्टि, यानी कि सीवियर लेवल की अगर हम बात करें, इस स्टेज पर विजन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। बच्चे को चीज़ों को पहचानने के लिए उन्हें अपनी आँखों के एकदम करीब लाना पड़ता है, मतलब जैसे बुक्स पढ़ते हैं तो बिल्कुल एकदम पास लाके उसको देखते हैं। ठीक है, फिर नंबर 4 पे आते हैं, ब्लाइंडनेस। ठीक है, अब नंबर 4 जो है, ये जो पिरामिड के एकदम टॉप पर है, जिसे ब्लैक कलर से हाईलाइट किया गया है। ठीक है, ब्लैक कलर का मतलब क्या है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, मतलब टोटल ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ है इसमें क्या लिखा है, 3/60। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है 3/60 जो स्नेलन होता है वो दिखा, उतना उतने लेवल का जो लॉस होता है उनको, वो होता है। ठीक है, अब केबीएस एग्जामिनर का ये फेवरेट सवाल भी बन सकता है। वो डायरेक्ट पूछेगा कि WHO के अनुसार जो ब्लाइंडनेस है उसका क्राइटेरिया क्या है, तो आपको बताना पड़ सकता है। तो आप
इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम सिंपल रियल लाइफ की चीजों से समझते हैं। मतलब जो चीज एक नॉर्मल आंखों वाला इंसान 60 मीटर दूर से एकदम साफ देख लेता है, वही चीज एक टोटल ब्लाइंडनेस वाले इंसान को देखने के लिए 3 मीटर या उससे कम दूरी पर आना पड़ेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसे लाइट का एहसास भी ना हो। तो दोस्तों, इस पिरामिड को और खासकर इस 3/60 वाले आंकड़े को अपने दिमाग में और नोट्स में डबल स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं, और नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं दोबारा क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो दोस्तों, हियरिंग और विजुअल इम्पेयरमेंट के बाद अब आते हैं हम अपने तीसरे और बहुत ही खास टॉपिक पर, यानी कि बौद्धिक अक्षमता या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है। इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस स्लाइड के बिल्कुल बीच में लिखी एक लाइन पढ़िए, ठीक है। ये एक अवस्था है, बीमारी नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ये एक अवस्था है, बीमारी नहीं है। दोस्तों, हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा भ्रम जो है वो यही है। लोग इसे एक बीमारी मान लेते हैं, लेकिन बीमारी तो बुखार या खांसी है जो दवाई खाने से ठीक हो सकती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो कोई बीमारी नहीं है, ये विकास की एक अवस्था यानी कि डेवलपमेंटल कंडीशन है। इसे हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन सही ट्रेनिंग और सपोर्ट से इसका जो बच्चे को इंडिपेंडेंट जरूर बना सकते हैं, ठीक है। तो अब केबीएस टीजीटी टायर 2 एग्जाम के लिए इस त्रिकोण को अपने दिमाग में छाप लीजिए। ये जो त्रिकोण दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस त्रिकोण को अपने दिमाग में छाप लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। किसी भी बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में रखने के लिए ये 3 शर्तें जो है पूरी होना जरूरी है, ठीक है। ये जो 3 शर्तें हैं ये पूरी होनी जरूरी है। तो आइए इन्हें एक एक करके रियल लाइफ एग्जाम्पल से हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कम बुद्धि लब्धि यानी कि लो आईक्यू। इसका सीधा मतलब है कि बच्चे की सीखने की जो स्पीड है, मतलब जो लर्निंग स्पीड है, सोचने समझने की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बाकी बच्चों के मुकाबले क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है। वो चीजें सीखेगा, लेकिन उसे थोड़ा ज्यादा वक्त और अलग तरीके से मतलब सिखाने की जरूरत होती है। फिर आते हैं नंबर 2 पर, अनुकूलन व्यवहार में कमी यानी कि एडॉप्टिव डिफिसिट, ठीक है। या अनुकूलन व्यवहार में कमी या फिर एडॉप्टेड डिफिसिट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर आईक्यू कम होना काफी नहीं है, ठीक है। ये हमारी डेली लाइफ की स्किल्स जैसे खुद से ब्रश करना, कपड़े पहनना, पैसे गिनना, बस में सफर करना या दोस्तों के साथ सही तरीके से बात करना, अगर बच्चे को इन रोजमर्रा के कामों में भी अपने उम्र के हिसाब से दिक्कत आ रही है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, एडॉप्टिव डिफिसिट या अनुकूलन व्यवहार में कमी बोल सकते हैं। फिर आएंगे तीसरे नंबर पर, ठीक है, 18 वर्ष से पहले शुरुआत। यहाँ पर लिखा हुआ है 18 वर्ष से पहले शुरुआत, ठीक है। ये पॉइंट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि एक इंसान जो है 25 साल का है और किसी भयंकर एक्सीडेंट की वजह से उसके ब्रेन में चोट लग जाती है, जिससे उसका आईक्यू कम हो जाता है। क्या हम उसे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड कहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस अवस्था की शुरुआत क्या होती है, 18 साल से पहले होनी चाहिए, यानी बच्चे के डेवलपमेंटल पीरियड में, ठीक है। इसलिए इस गुलाबी रंग का जो स्टिकी नोट्स है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। इसमें मैंने एक शॉर्टकट फॉर्मूला लिखा है, आईक्यू प्लस, ठीक है, एडॉप्टिव प्लस एज, ठीक है। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तब जाकर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का जो क्राइटेरिया है पूरा होता है। तो क्या आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है? एक टीचर के तौर पर हमें इन तीनों चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर क्लियर है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, हमने ये तो समझ लिया कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है, लेकिन अब सवाल आता है कि हम इसका पता कैसे लगाएंगे, इसका सही असेसमेंट कैसे करेंगे। इसीलिए हमारी अगली स्लाइड का जो नाम है वो है मूल्यांकन के घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ असेसमेंट, ठीक है। एग्जाम्स के टूल्स और टेस्ट के नाम जो है एग्जाम्स में वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो इस स्लाइड के चारों हिस्सों को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, ठीक है।
पहला जो हिस्सा है, पहला जो नंबर है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। ठीक है, सबसे पहले हम एक डॉक्टर या जासूस की तरह माता पिता की से क्या करते हैं, डिटेल से बात करते हैं, जिसमें हम दो मुख्य चीजें पूछते हैं। ठीक है, पहला जो है विकासात्मक माइलस्टोन यानी कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन, यानी बच्चा पहली बार कब चला, उसने पहला शब्द कब बोला, क्या उसने ये सब अपनी उम्र बाकी बच्चों के साथ ही किया था या फिर अपनी उम्र के बाकी बच्चों के साथ किया था या उससे ज्यादा टाइम लगा था। दूसरा जो है शैक्षिक इतिहास। ठीक है, स्कूल में बच्चों की जो परफॉर्मेंस होती है वो कैसी रही है, क्या उसे चीजें याद रखने या समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, फिर आते हैं आईक्यू टेस्ट। नंबर 2 जो है वो क्या है, आईक्यू टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम आईक्यू टेस्ट देखेंगे। बच्चे की बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू लेवल चेक करने के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट का यूज करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहला है विस्क, यानी ये चिल्ड्रन के लिए होता है। ठीक है, तो विस्क जो है खासतौर पर बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। फिर दूसरा है स्टैनफोर्ड बिनेट का, ठीक है, आईक्यू टेस्ट। ये बहुत पुराना और बहुत ही रिलायबल टेस्ट है। एग्जामिनर सीधा पूछेगा कि विस्क किस चीज का टेस्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, एक आईक्यू टेस्ट है। ठीक है, फिर तीसरे पे आता है एडॉप्टिव स्किल्स। ठीक है, याद है पिछली स्लाइड में हमने एडॉप्टेड डिफिसिट पढ़ा था, अनुकूलन व्यवहार में कमी की बात मतलब हमने की थी। बच्चा अपनी डेली लाइफ में खुद के काम खुद नहीं कर पाता है, और कर पाता है या नहीं कर पाता है ये नापने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होती है, एडॉप्टेड स्किल्स की जरूरत होती है। तो इसके दो सबसे जरूरी टूल्स हैं। पहला है फाइनलैंड स्केल जिसे VSMS बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये इंडिया में बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज होता है, मतलब बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। फिर दूसरा है ABAS। ठीक है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे अपने नोट्स में लिख लीजिए। फिर आते हैं चौथे पर मेडिकल। ठीक है, मेडिकल असेसमेंट। कई बार इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के पीछे कोई मेडिकल या जेनेटिक कारण होता है जिसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्रोमोसोम्स। ठीक है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम जहाँ क्रोमोसोम्स में कुछ गड़बड़ी होती है। ठीक है, फिर है दूसरा मेटाबॉलिक। ठीक है, मेटाबॉलिक जो है शरीर में कुछ केमिकल्स या मेटाबॉलिक इम्बैलेंस होते हैं जिनकी वजह से दिमाग के विकास पर काफी असर पड़ता है। तो दोस्तों जैसे ही इस पजल के 4 टुकड़े हैं वैसे ही इन चारों इंटरव्यू, आईक्यू, एडॉप्टिव और मेडिकल को मिलाकर ही हम एक बच्चे को पूरा और सही मूल्यांकन उसका कर पाते हैं। सिर्फ किसी एक टेस्ट के बेसिस पर हम बच्चे की को कभी भी हम मतलब हमें जज नहीं करना चाहिए। तो क्या आप ये पजल आपके दिमाग में एकदम फिट हो गया है? क्या मैं आपके लिए अगर आपके दिमाग में फिट हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो आप बता दीजिएगा, मैं दूसरी प्रेजेंटेशन की स्लाइड या कंक्लूजन तैयार करूंगी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो दोस्तों आईक्यू टेस्ट तो हमने कर दिए, लेकिन जब रिपोर्ट कार्ड में आईक्यू का स्कोर आता है तो एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पर हम उसे कैसे पढ़ेंगे, तो यहीं पर काम आती है हमारी ये अगली स्लाइड। ठीक है, अगली स्लाइड में आप देख सकते हैं बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण या फिर हम बोल सकते हैं आईक्यू का क्लासिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पर आईक्यू के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं आप सभी को। ठीक है, ये जो सीढ़ी है ये दिखाई दे रही है आप सभी को। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे नंबर 1। ठीक है, हल्की यानी कि माइल्ड। तो ये 50 से 69 ये वो बच्चे हैं जो थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प के साथ नॉर्मल स्कूलिंग कर सकते हैं। इन्हें हम एडुकेबल भी कहते हैं। रियल लाइफ में सोचिए, ये बच्चा शायद मैथ्स में बहुत मुश्किल सवाल जो है वो ना कर पाए, लेकिन इसे पढ़ना लिखना, पैसे गिनना या फिर उसकी जो डेली लिविंग की चीजें हैं वो करना मतलब हम आसानी से सिखा सकते हैं। नंबर 2 पे है, दूसरी सीढ़ी पे मध्यम या मॉडरेट 35 से 49। इस रेंज वाले बच्चे को हम किताबी ज्ञान से ज्यादा ट्रेनिंग पर फोकस करवा सकते हैं, इसलिए इन्हें ट्रेनेबल कहा जाता है। ठीक है, इन्हें हम ओकेशनल ट्रेनिंग दे सकते हैं, जैसे फाइल लिफाफे बनाना, मोमबत्ती बनाना, डिब्बे पैक करना,
ताकि ये किसी काम में पारंगत हो सके, तो इन्हें हम वोकेशनल ट्रेनिंग सिखा सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है गंभीर, ठीक है, मॉडरेट। यहाँ से ये है 20 से 34। यहाँ बच्चे को लगातार सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इनका जो भाषा का विकास है, लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत कम होता है। इन्हें बेसिक काम जैसे खुद से खाना खाना, नहाना, कपड़े पहनने या इन चीज़ों में काफ़ी दिक्कत होती है। फिर है अति गंभीर यानी कि प्रोफाउंड लेवल, 20 से भी कम। और दोस्तों मतलब सबसे नीचे, ये सीढ़ी के सबसे नीचे इसको रखा गया है, ठीक है। अब ये क्यों रखा गया है, तो इसकी वजह है क्योंकि मतलब ये प्रोफाउंड लेवल है जिसका IQ 20 से भी कम होता है। इसे मैंने क्या किया है, लाल रंग से लिखा हुआ है और इसमें सर्कल बना दिया, इसको हाईलाइट कर दिया है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस लेवल पर बच्चे पूरी तरीके से क्या होते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, यहाँ तक कि अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी क्या होता है, इन्हें दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। 24/7 इन्हें केयर की ज़रूरत होती है। मेरी एक टिप याद रखिएगा, इन चारों लेवल्स के नंबर जो हैं 50 से 69, 30 से 49, 20 से 30 और 20 से कम को अपनी कॉपी में एक चार्ट बनाकर लिख लीजिए। एग्जाम में एक नंबर का पक्का जुगाड़ है यहाँ से, ठीक है, तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी आज की क्लास में। हमने इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और टूल समझने के बाद अब बारी है बहुत ही क्विक और सॉलिड रिवीजन की। तो आप स्क्रीन पर आज का सबसे बड़ा चीट शीट देख सकते हैं, ठीक है। ये एक ब्रह्मास्त्र है एक नज़र की तुलना में, ठीक है। यहाँ पर हम एक नज़र में सारी चीज़ें रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। पहला आधार जो है, ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें दी हुई है, टेबल दी हुई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पहला जो है वो आधार है, ठीक है। तो पहला जो आधार है वो किसका है, सुनने की क्षमता का, ठीक है। अगर इसमें दिक्कत है, ठीक है, सुनने की क्षमता में दिक्कत है, तो हम कहाँ पर हम जाएंगे, ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, ठीक है। अब जब हम ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो कौन सा उपकरण या टूल यूज करते हैं, तो ऑडियोमेट्री करते हैं, ठीक है, जिसमें आपने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पढ़ा, ABR पढ़ा, ठीक है, ट्यूनिंग फॉक टेस्ट पढ़ा, प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट पढ़ा, ठीक है। ये सारे उपकरण होते हैं ऑडियोमेट्री, ठीक है। और सबसे जरूरी बात यह है समस्या किस आयु में आई है, यानी कि ऑनसेट, तो किस आयु में आई है ये किसी भी आयु में हो सकता है, ठीक है। यानी जन्म से लेकर बुढ़ापे तक कभी भी हियरिंग लॉस हो सकता है। दूसरा जो आधार है दृष्टि तीक्ष्णता, ठीक है, या फिर विजुअल एक्यूटी बोल सकते हैं, विजुअल इंपेयरमेंट बोल सकते हैं। इसके लिए हम मतलब कहाँ पर जाते हैं, किससे असेसमेंट के लिए, या फिर विशेषज्ञ कौन सा होता है, तो नेत्र विशेषज्ञ होता है, ठीक है। उपकरण इसका क्या होता है, स्नेलन चार्ट होता है जिसमें बड़े से छोटे अक्षर लिखे होते हैं, ठीक है। और हियरिंग इम्पेयरमेंट की तरह ही इसमें क्या होती है, विजन लॉस की समस्या होती है, ठीक है। और ये जो विजन लॉस की समस्या होती है किसी भी आयु में हो सकती है, ठीक है। फिर हम आते हैं, तीसरा जो आधार है IQ प्लस अनुकूलन, ठीक है। अब IQ प्लस अनुकूलन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात कौन सा वो होता है, मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। टूल्स क्या होंगे, विस्क और वाइनलैंड टेस्ट होंगे, ठीक है। अब कौन सी एज में, तो 18 वर्ष से पहले, मतलब यानी कि जो डेवलपमेंटल स्टेज है उसमें। अब इस लास्ट कॉलम के लाल घेरे पर आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है एक रेड सर्कल बना हुआ 18 वर्ष से पहले, ठीक है। यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा 18 वर्ष से पहले, तो इसका मतलब क्या है, 18 वर्ष से पहले ही होना चाहिए। बाकी दोनों डिसेबिलिटीज जो है किसी भी उम्र में हो सकती हैं, लेकिन ये अवस्था सिर्फ 18 साल यानी कि डेवलपमेंटल पीरियड से पहले ही शुरू होती है, ठीक है। तो इससे डिफरेंसेस में आपसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसी मास्टर लेवल के साथ हमारा असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटी का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम आगे देखेंगे एरिया ऑफ असेसमेंट, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि वो कंफ्यूजन जरूर क्लियर करूं। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन के बाद अब हमारे सामने है आज की क्लास का सबसे बड़ा रोड मैप, यानी कि मूल्यांकन के क्षेत्र।
या एरिया ऑफ असेसमेंट या असेसमेंट के एरिया। तो जैसे एक डॉक्टर सही बीमारी पकड़ने के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स के टेस्ट लिखता है, वैसे ही एक स्पेशल एजुकेटर को भी एकदम क्लियर होना चाहिए कि बच्चे की किन क्षेत्रों या एरिया का असेसमेंट करना है। तो इस प्यारे से माइंड मैप को आप ध्यान में रखिए। ठीक है। सबसे पहले नंबर 1 की बात करें तो श्रवण बाधिता। ठीक है। ये कान वाले ये जो कान का आइकन आप सभी को दिख रहा है। ठीक है। इस आइकन को गौर से देखिए, रियल लाइफ में सोचिए कि क्या बच्चा क्लास में आपकी आवाज को सुन पा रहा है, क्या शोरगुल वाले माहौल में उसे आपके इंस्ट्रक्शन समझ में आ रहे हैं, या बार बार आपको बात दोहराने के लिए बोल रहा है। इसका पूरा जो असेसमेंट है इस सेक्शन में हम करते हैं। दूसरा जो है दृष्टिबाधिता यानी विजुअल इम्पेयरमेंट। दाईं तरफ ये है चश्मे का आइकन, आप सभी को दिख रहा होगा। ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि बच्चे को ब्लैक बोर्ड से मतलब जो भी नोट्स हैं वो कॉपी करने में या फिर अपनी किताब पढ़ने में कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है। फिर आता है तीसरा बौद्धिक अक्षमता यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और सबसे नीचे ये लाइट बल्ब दिख रहा है आप सभी को। ठीक है। ये बल्ब का जो आइकन है ये जुड़ा है बच्चे के दिमाग की बत्ती जलने से, यानी बच्चे की सोचने समझने और प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता। क्या वो अपनी उम्र के बाकी बच्चों के हिसाब से कॉन्सेप्ट को कैच कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अब जरा कॉर्नर में ये देख सकते हैं। ठीक है। आज का जो लक्ष्य है वो क्या है, इन 3 मुख्य क्षेत्रों को समझना। ठीक है। और यकीन मानिए केबीएस एस्पिरेंट्स, अगर आपने मतलब अगर आपने आज की क्लास जो है उसमें इन तीनों चीजों को अच्छे से समझ लिया, तो फिर क्या होगा, आप आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और अच्छे से उसका जवाब दे पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम एक एक करके इनको आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, माइंड मैप में तीनों क्षेत्रों को देखने के बाद अब हम पहले टॉपिक यानी कि श्रवण बाधिता पर फोकस करेंगे। ठीक है। तो इसमें जो स्लाइड है इसमें 2 चीजें बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल पहलुओं को दिखा रही। पहली है क्षमता यानी कि कैपेसिटी, रेजिडुअल हियरिंग जो होती है, बची हुई श्रवण क्षमता, और दूसरी है वाणी की क्षमता। ठीक है, वाणी। तो यहाँ इन्हें हम बहुत ही ज्यादा रियल लाइफ एग्जांपल से इनको डिकोड करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये बाई तरफ देखिए जहां पर लिखा हुआ है श्रवण क्षमता। ठीक है। यहाँ जो डायग्राम बना हुआ है, ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम कैसा है, जैसा आपका फोन या टीवी का वॉल्यूम बटन है उसके जैसा। ठीक है। तो इसका सीधा मतलब है कि बच्चे के कान मशीन की तरह कितनी आवाज को कैच कर पा रहे हैं। अब इसमें हम 2 चीजें चेक करते हैं। पहली जो है विभिन्न आवृत्ति, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, यानी आवाज कितनी मोटी है या कितनी पतली, जो पिच है। ठीक है। सुनने की दूसरा जो है सुनने की सीमा। ठीक है। जिसे हम डीबी लेवल में हम क्या करते हैं, इसको दर्शाते हैं। तो इसे मैंने क्या किया, पीले रंग से हाईलाइट कर दिया है। ठीक है। ये क्यों हाईलाइट करा है, क्योंकि ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। याद है ना वो सीढ़ी वाली स्लाइड जहां हमने माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड लेबल्स पढ़े थे। तो अब इसी क्षमता वाले हिस्से में वो ये वहां पर वो चीजें यहाँ पर आती हैं, जिसे हम पीटीए मशीन से नापते हैं। हम क्या करते हैं, पीटीए में इसके जो थ्रेशोल्ड होते हैं उसको मेजर करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ आवाज सुनना काफी है? मान लीजिए आप बहुत शोर वाली शादी में हैं, आपको वहां पर क्या हो रहा है, मतलब वहां पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, आप लोगों के बोलने की आवाज तो आ रही है, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है। यही एंट्री होती है हमारे दूसरे और बहुत ही खास हिस्से की। ठीक है। जिसे वाणी ग्रहण क्षमता बोलते हैं। ठीक है। स्पीच रिसेप्शन कैपेसिटी। तो इस स्पीच बबल वाले डायग्राम को आप देख सकते हैं, यहाँ पर बबल बना हुआ है स्पीच का। ठीक है। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। ठीक है। इसका मतलब है कि आवाज कान में जाने के बाद क्या बच्चे का दिमाग उन शब्दों को समझ कर पा रहा है या प्रोसेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो इसे हम देखते हैं। सबसे पहले शब्द पहचान। ठीक है। शब्द पहचान जो है वर्ड रिकॉग्निशन,
क्या बच्चा बैट और कैट जैसे मिलते जुलते शब्दों के बीच का फर्क जो है सुन पा रहा है, ठीक है, या नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। दूसरा है जो है वाक्य समझना, यानी कि सेंटेंस कॉम्प्रिहेंशन। क्या वो टीचर द्वारा बोले गए पूरे वाक्य को सुनकर उसका मतलब निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहा है। तो एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पर आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी बच्चे की श्रवण क्षमता जो है ठीक भी हो, लेकिन उसकी वाणी ग्रहण क्षमता खराब हो, तो उसे क्लासरूम में बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे हम मान सकते हैं कि श्रवण बाधिता के मतलब जो ये स्पीच इम्पेयरमेंट है या हियरिंग इम्पेयरमेंट है, ये सिक्के के एक सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। हियरिंग बहुत बार क्या होता है कि हियरिंग लॉस होता है, ठीक है। अब जो चीज जो ऑर्गन है वो काम करना बंद हो जाए तो क्या होता है, धीरे धीरे फिर बोलने की कैपेसिटी जो है उसकी खत्म हो जाएगी। जब सुनाई नहीं देगा तो बच्चा बोलेगा कैसे, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाता है ये चीज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो दोस्तों, क्लिनिक की उन भारी भरकम मशीनी टेस्ट से बाहर निकलकर अब हम एक स्पेशल एजुकेटर की असली कार्य क्षेत्र पर आते हैं, यानी हमारी क्लासरूम, ठीक है। इस स्लाइड की हेडिंग को ध्यान से पढ़िए। भाषा, संचार और कक्षा, ठीक है। लैंग्वेज, कम्युनिकेशन और क्लासरूम। एक बच्चे को सुनने में जो दिक्कत आ रही है उसका सीधा असर उसकी पढ़ाई और बर्ताव पर कैसे पड़ता है, यानी हमें यहाँ असेस करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा, ठीक है, शब्दावली और अभिव्यक्ति की, ठीक है। शब्दावली और अभिव्यक्ति, दोस्तों एक बच्चा बोलना कैसे सीखता है, सुनकर, राइट। अगर वो बचपन से आवाजें ही साफ नहीं सुन पा रहा है तो क्या उसकी शब्दावली जो है, वोकैबुलरी जो है, यानी डिक्शनरी जो है बहुत लिमिटेड रह जाएगी। अब जब शब्द ही नहीं होंगे तो वो अपनी बात दूसरों को कैसे बताएगा। इसी को कहते हैं अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, यानी इसमें क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन में कमी हो जाएगी। दूसरा जो है संचार, ठीक है। संचार जो है, क्या सांकेतिक भाषा की जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम असेसमेंट करते हैं तो असेसमेंट से हमें पता चलता है कि बच्चे का हियरिंग लॉस जो है बहुत सीवियर है, और वो बोलकर मतलब बहुत ज्यादा सीवियर है, तो वो बोलकर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। और जब वो बोलकर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है तो एक टीचर के तौर पर हमें डिसाइड करना है कि बच्चे को कौन सा कम्युनिकेशन ऑप्शन सही है। जैसे सीवियर से ऊपर प्रोफाउंड लेवल तक जाएंगे तो बच्चे को साइन लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, तो उसे साइन लैंग्वेज सिखानी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा फैसला होता है, ठीक है। अब आते हैं इस स्लाइड के जरूरी हिस्से पर, जिसे पीले रंग से हाईलाइट किया है, शैक्षिक प्रभाव, ठीक है। अब ये जो शैक्षिक प्रभाव है, जरा बाईं तरफ बनी इस ड्राइंग को देखिए। ये जो ड्राइंग आप सभी को दिख रही है ना, इसको ध्यान से देखिए। टीचर क्या करती है, यहाँ पर एक टीचर है, ठीक है। उसने क्या किया हुआ है, बच्चों को कुछ समझा रही है। एक बच्चा बैठा हुआ है जिसको समझा रही है, लेकिन बच्चे के सिर के ऊपर क्वेश्चन मार्क बने हुए हैं। अब ये क्वेश्चन मार्क क्यों बने हुए हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है। कक्षा में सुनने की क्षमता जो है, क्लास कोई साउंड प्रूफ स्टूडियो नहीं होता है। बाहर ट्रैफिक की आवाज, पंखे की आवाज, दूसरे बच्चों की बातचीत, इस शोर के बीच क्या बच्चा टीचर की आवाज पर फोकस कर पा रहा है। निर्देश समझने में यहाँ पर कठिनाई होती है, ठीक है। तो कक्षा में सुनने की क्षमता, ठीक है, कम होती है। निर्देश समझने में कठिनाई होती है। निर्देश समझने में कठिनाई क्या होती है, अब इसको निर्देश को मैंने अंडरलाइन किया है। तो इसको अंडरलाइन क्यों किया गया, मान लीजिए टीचर ने कहा बच्चे पेज नंबर 45 निकालो, क्वेश्चन 3 करो। हो सकता है बच्चे ने सिर्फ पेज और 3 सुना हो, वो बच्चा बेवकूफ नहीं है, अब वो पूरे इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये एरिया समझना। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। एक बच्चा बार बार टीचर की बात को दोहराने को कहता है, निर्देशों का पालन नहीं कर पाता है, तो एक स्पेशल एजुकेटर के रूप में आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपका जवाब होना चाहिए कि हम उसका श्रवण और भाषा कौशल का असेसमेंट करेंगे। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों, हियरिंग इम्पेयरमेंट की क्लासरूम को के इफेक्ट्स को समझने के बाद अब हम बहुत ही प्रैक्टिकल स्लाइड पर आते हैं। ये स्लाइड सीधे तौर पर जुड़ी है हमारी दृष्टि यानी विजुअल इम्पेयरमेंट से, ठीक है, और उसके असेसमेंट से। तो इसका नाम क्या है? रंग और दैनिक कार्य। ठीक है, एक स्पेशल एजुकेटर के लिए क्लिनिक की मेडिकल रिपोर्ट से ज्यादा ये जानना जरूरी होता है कि बच्चा जो है वो रियल लाइफ में चीजों को कैसे हैंडल कर रहा है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। सबसे पहले इस कलर व्हील को देखिए, यहाँ पर कलर व्हील दिखाई दे रही है, ठीक है। ये है रंग पहचान की यहाँ पर बात की गई, यानी रंगों को पहचानने की क्षमता, ठीक है। रियल लाइफ में सोचिए, अगर कोई बच्चा लाल और हरे रंग में सिर्फ मतलब जो लाल और हरा रंग है उसमें फर्क नहीं कर पाता है, तो उसे क्लासरूम में जियोग्राफी का मैप पढ़ने में, क्राफ्ट का काम करने में या बाहर ट्रैफिक सिग्नल को समझने में कितनी दिक्कत होगी। हमें ये असेस करना होता है कि बच्चा कौन कौन से रंग सही से पहचान पा रहा है। अब आते हैं स्लाइड के सबसे वीआईपी हिस्से पर, जिसे हाईलाइट किया गया है येलो कलर से, ठीक है, कार्यात्मक दृष्टि, ठीक है। अब कार्यात्मक दृष्टि जो है वो क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि बच्चे के पास जितनी भी नजर बची है उसका यूज अपने डेली कामों में कैसे कर रहा है। इसके तीन मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। पहला जो है पढ़ना और लिखना। दाईं तरफ से इस किताब को देखते हैं, ठीक है। मतलब ये जो कार्टून बना हुआ है, पढ़ते हुए किताब का जो कार्टून बना है उसको देखेंगे तो इसमें इसने क्या कर रखा है, बहुत सामने से, मतलब बहुत ज्यादा पास से वो किताब को देख रहा है, ठीक है। उसको किताब पढ़ने के लिए बुक को बहुत ज्यादा पास लाना पड़ रहा है, या उससे लार्ज प्रिंट वाली बुक्स या मैग्नीफायर की जरूरत है। नंबर दो जो है चलना फिरना, ठीक है। अब बीच में ये जो इंसान दिख रहा है इसके पास छड़ी दिखाई दे रही है, ठीक है, ये इसको केन बोलते हैं, ठीक है, तो इसको व्हाइट केन बोलते हैं। बच्चे को बिना टकराए क्लासरूम या स्कूल में सुरक्षित चलना सिखाना इसी का हिस्सा है। फिर नंबर तीन पे देखिए, ठीक है, दैनिक जीवन में उपयोग, इसको मैंने फिर से हाईलाइट किया हुआ है, यानी क्या बच्चा खुद से अपना जो लंच बॉक्स है उसको खोल पाता है, उसके जो डेली लिविंग के काम है वो खुद कर पाता है, अपने जूते की शू लेसेस कर पाता है, ठीक है, या अपना स्कूल बैग जो है वो सेट कर पाता है या नहीं। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, डॉक्टर की रिपोर्ट हमें सिर्फ ये बताती है कि बच्चे की आंख में क्या खराबी है, लेकिन इसका जो फंक्शनल असेसमेंट है वो हमें ये बताता है कि बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाने के लिए हमें किस तरह की आईपी तैयार करनी है। तो क्या आपको कार्यात्मक दृष्टि का ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया है? क्लियर है ना? ओके। तो चलिए, क्लास इमेजिन कीजिए, आप एक स्कूल में टीचर हैं। आपकी क्लास में एक बच्चा है जिसे बोर्ड पर लिखा देखने में या बुक पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है। आप क्या करेंगे? आप उसे सही और आवश्यक सही मतलब जो उसका सहायक उपकरण है यानी असिस्टिव डिवाइसेस है वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज की हमारी ये स्लाइड जो है इसी बारे में है, आवश्यक सहायक उपकरण, ठीक है, यानी कि एसेंशियल असिस्टिव डिवाइसेस। देखिए, रियल लाइफ में जैसे हम अपने लिए बिल्कुल सही फिटिंग कपड़े या जूते लेते हैं, वैसे ही इन बच्चों के लिए एकदम सही टूल्स चूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जो है चश्मा, ठीक है, ये तो बहुत कॉमन है ना? वैसे आपकी क्लास में किसी बच्चे को दूर का साफ नहीं दिखता है या बोर्ड से कॉपी करने में प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में उसे चश्मा मिल जाता है। ये विजन को करेक्ट करने का सबसे बेसिक और फर्स्ट स्टेप है। दूसरा जो है मैग्नीफायर, ठीक है। मैग्नीफायर जो है, आपने कभी किसी को न्यूज़पेपर या दवाइयों के पीछे लिखे बहुत छोटे छोटे लेटर्स पढ़ने के लिए ये गोल सा शीशा यूज करते हुए देखा होगा? बस वही मैग्नीफायर है। जिन बच्चों को लो विजन की प्रॉब्लम है या उनके मतलब जिनको बहुत मतलब दिखाई देता है बट कम दिखाई देता है, ठीक है, लो विजन उनको बोलते हैं, तो ये उनके बहुत काम आता है। इससे वो अपनी बुक के छोटे छोटे प्रिंट को आसानी से जूम करके पढ़ सकते हैं। दूसरा जो है तीसरा जो है ब्रेल, ठीक है। अब सोचिए, अगर कोई बच्चा पूरी तरह से विजुअल इम्पेयर्ड है,
और बिल्कुल भी नहीं देख सकता, तो वो कैसे पढ़ेगा? तब काम आती है ब्रेल। ठीक है, आपने कभी एटीएम मशीन के बटन्स या लिफाफे के बटन्स को ध्यान से छुआ है? उन सब पर उभरे हुए डॉट्स होते हैं। बस उसी तरह बच्चे इन 6 डॉट को, यहाँ पर 6 डॉट दिए गए हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ठीक है, 6 डॉट को टच करके अपनी पूरी पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 6 डॉट जिसमें होते हैं वो ब्रेल कहलाता है, उभरा हुआ फॉर्म होता है इसका। फिर आता है लो विजन एड्स। ठीक है, लो विजन एड्स जो होता है, आजकल सब कुछ डिजिटल है, तो जो बच्चे कंप्यूटर स्क्रीन ठीक से नहीं देख पाते हैं, उनके लिए हम स्पेशल सॉफ्टवेयर, स्क्रीन रीडर्स या बड़े मॉनिटर्स यूज करते हैं। जैसे हम अपने फोन में फॉन्ट साइज एकदम बड़ा कर लेते हैं ना, ताकि आंखों पर जोर ना पड़े। ये उसी का एडवांस वर्जन है। तो अब आते हैं इस स्लाइड के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, जिसमें नीचे एक छोटा सा यहाँ पर स्टार बना हुआ है और उसमें लिखा हुआ है मूल्यांकन के आधार पर चयन करें। ठीक है क्लास, आप खुद सोचिए, क्या आप का जो सिर दर्द है उसके होने से पर पेट दर्द की दवा लेंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो ठीक वैसे ही बिना प्रॉपर असेसमेंट किए आप किसी बच्चे को कोई भी टूल्स नहीं थमा सकते। आपको पहले बच्चे की प्रॉब्लम्स और उसकी नीड का सही इवेल्युएशन करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग बेस्ट टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर इस पॉइंट को घुमाकर आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ये जो असेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो ये एकदम क्लियर है। तो चलिए भावी शिक्षकों, अब आते हैं हमारी नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट स्लाइड पर, बौद्धिक अक्षमता, आईक्यू और बिहेवियर। ठीक है, आईक्यू और व्यवहार। देखिए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का सिर्फ कम दिमाग, मतलब अगर उनको हम बोले कम दिमाग, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत होगा। ठीक है, एज अ स्पेशल एजुकेटर आपको पता होना चाहिए कि इसके 2 मेन पिलर्स हैं। आइए इन्हीं रियल लाइफ मतलब इन्हीं पिलर्स को हम रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहला जो है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, यानी कि बौद्धिक कार्य क्षमता। ठीक है, स्लाइड के लेफ्ट साइड में देखिए, अब यहाँ पर एक पजल दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। एक पजल बनाए, इमेजिन कीजिए कि आपकी क्लास में एक बच्चा है। जब आप उसे कोई मैथ या ट्रिकी सवाल देते हैं या कोई पजल सॉल्व करने को कहते हैं, तो वो अपना दिमाग कैसे लगाता है? उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी है? उसकी लॉजिकल थिंकिंग या तर्क शक्ति कैसी है? इससे हम साधारण भाषा में बच्चे का आईक्यू कहते हैं। ठीक है, अब ये जो आईक्यू है, इसे नापने के लिए हम जो टेस्ट यूज करते हैं उसका एक बहुत ही फोकस एग्जाम्पल, मतलब बहुत ही फोकस और फेमस एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, वो है विस्क। WISC। ठीक है, विस्क का फुल फॉर्म है वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। इसे नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है अनुकूलित व्यवहार। ठीक है, अनुकूलित व्यवहार जो है, अब राइट साइड पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, हैंड बने हुए हैं, हाथ को मिलाते हुए बने हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एक बच्चा है, लेकिन क्या वो अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर खेल पाता है? उसकी सोशल स्किल्स अच्छी है? क्या वो अपने रोजमर्रा के काम जैसे खुद से ब्रश करना, कपड़े पहनना या दुकान जाकर सही पैसे देना, या उसकी जो डेली लिविंग की चीजें हैं वो कर पाता है या दूसरों से हेल्प लेता है? इसे कहते हैं, अगर वो हेल्प लेता है तो इसे कहते हैं एडेप्टिव बिहेवियर, यानी सोसाइटी के हिसाब से खुद को ढालना। सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं है। ठीक है, इसके लिए जरूरी क्या है, जो इनकी नीड है उनको असेस करना। ठीक है, तो इसके लिए हम फेमस टूल यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं वाइनलैंड सोशल मैच्योरिटी टेस्ट। ठीक है, या वाइनलैंड एडॉप्टिव बिहेवियर स्केल। तो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको हमेशा याद रखना है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को डायग्नोसिस करने के लिए सिर्फ आईक्यू कम होना काफ़ी नहीं है, बल्कि बच्चे में अनुकूलन बिहेवियर जो उसका है, एडॉप्टिव बिहेवियर जो है, यानी डेली लाइफ के कामों में भी दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, तब हम उसको बोलेंगे बौद्धिक अक्षमता। ठीक है, जब ये दोनों चीजें अफेक्ट होती हैं, तभी हम उसे सही से डायग्नोसिस कर पाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए दोस्तों, अब हम
अपनी अगली स्लाइड पर आते हैं जो फोकस करती है स्कूल और सामाजिक जीवन पर। ठीक है, देखिए एक बच्चे का असेसमेंट सिर्फ किसी डॉक्टर के क्लिनिक या घर तक लिमिटेड नहीं रहता। स्कूल बच्चे का दूसरा घर होता है। तो एज अ स्पेशल एजुकेटर आपको ये चेक करना चाहिए कि बच्चे मतलब जो बच्चा है वो स्कूल के एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट कर रहा है। इसे हमने दो मेन कैटेगरीज में बांटा है। ठीक है, पहला जो है शैक्षिक प्रदर्शन और दूसरा है सामाजिक व भावनात्मक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे शैक्षिक प्रदर्शन की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शैक्षिक प्रदर्शन जो है इसकी इमेज। मान लीजिए, आप इमेजिन कीजिए कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं। क्या आपकी क्लास के किसी बच्चे को नॉर्मल रीडिंग राइटिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है? क्या वो बेसिक मैथ के कैलकुलेशन जैसे बोर्ड पर लिखा है 1+2=3 समझने में दिक्कत हो रही है, या बच्चा ज़्यादा टाइम ले रहा है? यहाँ हम उसकी सीखने की जो गति है उसको ऑब्जर्व करते हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में लगातार पीछे हो रहा है तो ये एक क्लियर साइन हो सकता है कि उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी होने के चांसेस हैं या उसे सपोर्ट की ज़रूरत है। दूसरा जो है पढ़ना लिखना गणित और सीखने की गति इसमें अफेक्ट होती है। दूसरा जो है सामाजिक व भावनात्मक, तो सोशल एंड इमोशनल। अब यहाँ पर आप आइकन देख सकते हैं। ठीक है, इस आइकन पर फोकस करिए। स्कूल सिर्फ रट्टा मारने की जगह तो नहीं है ना, यहाँ सोशल स्किल्स भी डेवलप होती है। ठीक है, हम किसी से टिफिन शेयर करते हैं, हम बातचीत करते हैं, अपनी आइडियाज को शेयर करते हैं, तो उतने ज़्यादा हमारी दोस्त बनते हैं। ठीक है, इमोशनल चीज़ें उनसे शेयर करते हैं। तो यहाँ सोशल स्किल्स सिर्फ डेवलप नहीं होती, यहाँ इमोशनल स्किल्स भी डेवलप होती है। आपको देखना है कि बच्चे के साथियों के संबंध कैसे हैं। क्या वो दूसरों के साथ अपना लंच शेयर करते हैं, घुल मिल कर खेलते हैं, या एकदम अकेले रहते हैं? ठीक है, दूसरा सबसे क्रिटिकल पॉइंट जो है इसमें आत्मनियंत्रण। ठीक है, अगर क्लास में कोई उसकी बात नहीं मानता, उसका पेन ले लेता है, क्या वो एकदम से एग्रेसिव हो जाता है या अपने इमोशंस को हैंडल कर पाता है? खासकर ऑटिज्म या एडीएचडी वाले बच्चों को असेसमेंट करते समय सोशल और इमोशनल पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो एग्ज़ाम के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है एकदम फिट कर लीजिए दिमाग में। एकेडमिक और सोशल लाइफ दोनों का असेसमेंट ही हमें बच्चे की असली पिक्चर देता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट।